नमस्कार दोस्तों। सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा सा देश भगत चेतक से स्वामी भक्ति है, हरे घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है, हम में लड़ने की शक्ति है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। आज अपन इस क्लास में जो है राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे और जो है सबसे पहले राजस्थान इतिहास में अपन सभ्यताओं को पढ़ेंगे, फिर अभिलेखों को पढ़ेंगे और इसी क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में अपन फिर मेवाड़ राज्य, जयपुर राज्य, इन राज्यों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इतिहास के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इतिहास होता क्या है, इतिहास को अपन क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर किसी राष्ट्र को या किसी देश को प्रगति करनी है तो उसके नागरिकों को वहाँ का इतिहास पता होना जरूरी है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ दोस्तों कि अगर अपन उसको परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे तो दोस्तों इतिहास जो होता है वो अपनी प्राचीन घटनाओं पर आधारित होता है। उन घटनाओं को अपन अभी वर्तमान में अध्ययन करते हैं, साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो इतिहास को अपन जो है ऐसे इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन और जिसके क्या है साक्ष्य मौजूद हो। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राजस्थान का इतिहास क्या बोलेंगे, इतिहास। मतलब अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन ही अपन क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। अब मैं थोड़ा, हालांकि ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ तो बेसिक नॉलेज के रूप में कि इतिहास को जो है अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इनकी या कालखंड के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। कौन सा, प्राग इतिहास, दूसरा है अपना आद्य इतिहास और तीसरा अपना इतिहास जिसको अपन अभी वर्तमान में पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास या इतिहास। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। इतिहास को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर 3 भागों में बांट रखा है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। दोस्तों प्राग इतिहास काल जो है कब प्रारंभ होता है तो इस इतिहास में जो है अब मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, या मैं कहूँ वह इतिहास जिसमें मानव की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन प्रयाग इतिहास के अंतर्गत किया जाता है, उसको अपन प्रयाग इतिहास बोलेंगे। इसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है और इसके जो दोस्तों लिखित साक्ष्य अपन को प्राप्त नहीं होते, जो है इसके लिखित साक्ष्य अपन को प्राप्त नहीं होते, लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं होते। ओनली अपन इसमें पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उस आधार पर ही इसके इतिहास का अपन जो अध्ययन करते हैं। प्रयाग इतिहास के अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति मानी जाती है और इसके लिखित साक्ष्य अपन को प्राप्त नहीं होते। अगर मैं बात करूं आदि इतिहास की तो इसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य तो अपन को प्राप्त होते हैं पर इनको पढ़ा नहीं जा सकता या पढ़ा नहीं जा सकता। जो इसकी लिपि जो है अपन को समझ में नहीं आती। इस आदि इतिहास में जो है लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो इस प्रकार, इसमें दाएं से बाएं और लिपि का अध्ययन किया गया है। तो ये अपन को अभी तक समझ में नहीं आएगी इसमें, इस जो आदि इतिहास है उस जमाने में जो ये क्या लिखा गया है। इसको अपन गौमूत्र के समान जो है तो दाएं से बाएं, तो इसको अपन गौमूत्री लिपि या इसी को अपन जो है ब्रुस्टोफिदियन लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि, ब्रुस्टोफिदियन लिपि। तो जो है आदि इतिहास में अपन को लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता। वो कौन सा कालक्रम है, आदि इतिहास के अंतर्गत। और इतिहास जो है अपने आधुनिक इतिहास उसमें अपन को लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और अपन उनको पढ़ा भी जा
सकता है। तो ये इतिहास की मैंने बात की, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास में अपन को मानव की उत्पत्ति मानी जाती है और इसके अपन को जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। आदि इतिहास में जो है लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं पर इनको पढ़ा नहीं जा सकता, और इतिहास में जो है अपन को लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और इनको पढ़ा भी जा सकता है। ये अपन को ध्यान रखना है। और यह मैं थोड़ी सी अगर एक स्टोरी की बात करूं तो एक ये है दोस्तों अपना पप्पू। कौन है? पप्पू। तो इसकी जो ये जब पैदा हुआ तो इसको कौन से इतिहास के अंतर्गत रखेंगे अपन? प्राग इतिहास के। जब ये पैदा हुआ तो क्या ये लिखना जानता था क्या? नहीं जानता था। तो इसकी उत्पत्ति कहीं में मानेंगे अपन? प्राग इतिहास में। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ, अभी कौन से इतिहास में आ गया? आदि इतिहास में। तो जो है पहला बच्चा क्या है, पहले लिखना तो सीख गया। तो सर्वप्रथम अपन को इसको स्कूल में भेजेंगे तो ये लिखना सीख गया, पर इसको पढ़ा नहीं, इसको जो है पढ़ना नहीं आता, पर ये क्या लिखना सीख जाता है। और जो है अब ये इतिहास में बात करेंगे तो ये स्कूल चला गया तो इसको पढ़ना भी आ गया और लिखना भी आ गया। तो जो है ये पप्पू है अपना, इसकी उत्पत्ति अपन प्रयाग इतिहास के अंतर्गत, जब पप्पू पैदा हुआ तो इसको लिखना नहीं आता था, और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ मतलब आदि इतिहास में तो इसको लिखना तो आ गया पर इसको पढ़ना नहीं आया। और ये अगर थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लग गया, प्राइमरी कक्षा जो इसने पास कर ली, तो ये जो है लिखना भी सीख गया और पढ़ना भी सीख गया। तो ये तो बात की मैंने दोस्तों इतिहास की थोड़ी एक, हालांकि ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है पर फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रयाग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, इनके कालखंड आपको पता होना चाहिए। तब बात करते हैं दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास की। और राजस्थान इतिहास में अपन जो है क्या पढ़ेंगे? पहले सभ्यता पढ़ेंगे, और इसी क्लास में अपन जो है सभ्यताओं से संबंधित अब अपन कालीबंगा सभ्यता अब अपन पढ़ेंगे। राजस्थान अब अपने सिलेबस में इंटर हो चुके हैं दोस्तों। अब अपन अध्ययन करेंगे कालीबंगा सभ्यता का। तो दोस्तों मैं इसकी थोड़ा सामान्य परिचय के अंतर्गत बात करूं तो कालीबंगा सभ्यता जो है, पहले एक बार आप ध्यान रखना कि विश्व की या भारत की या राजस्थान की कोई भी सभ्यता हो प्राचीन, वो किसी न किसी नदी के किनारे उसका विकसित हुई है, या किसी न किसी नदी के किनारे वो जो है पूर्ण रूप से विकसित हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है कहाँ पे हुई है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा सभ्यता हुई है, या इसी को ही बोलते हैं सरस्वती नदी, या इसी का ही नाम है मर्त नदी, या इसी का ही अपन एक और नाम से देवस्वती नदी। ये घग्गर नदी के नाम है दोस्तों। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की ही, सिंधु सभ्यता का ही पार्ट है राजस्थान में। कालीबंगा सभ्यता जो है ये राजस्थान में अपने पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़, कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। घग्गर नदी के ही नाम है सरस्वती, मर्त नदी या देशवती नदी। और जो है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे हुई? राजस्थान में कौन से जिले में आती है? तो हनुमानगढ़ जिले में। अब थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में ही है, इसी के कालीबंगा का ही पार्ट है पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल, ये भी कालीबंगा सभ्यता का ही पार्ट है जो कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। अब मैं बात करूं कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम जो है जानकारी अपन को किसने दी थी? इन्होंने दी थी लुईस पी टेसीथोरी। ये एक पुरातात्विक वेता भी हैं दोस्तों, जो सर्वप्रथम जो है बीकानेर राज्य में आए थे महाराजा गंगा सिंह के समय पर। कौन? लुईस पी टेसीथोरी। तो इन्होंने जो है कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? लुईस पी टेसीथोरी ने। पर उस टाइम जो है इस सभ्यता की ओर इसका ध्यान गया नहीं है। तो इसके जो है प्रथम खोज करता है दोस्तों, प्रथम खोज करता, ध्यान रखना सभ्यताओं से जो है खोज करता, उत्खनन करता नदी या कौन से जिले में, इनसे जो है क्वेश्चन बनता है। राजस्थान में 4 ही सभ्यताएं ऐसी है बड़ी है जिनके, इनके अलावा भी अपन को और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, जैसे कालीबंगा सभ्यता,
बेरार सभ्यता, बेनेश्वर सभ्यता और आहार सभ्यता। इसको अपन इन चारों को जो है विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और जो बाकी 10-15 सभ्यताएं और हैं जिनको अपन ओनली उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो जो है इनके प्रथम खोजकर्ता हैं दोस्तों वो हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष प्रथम खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। और इन्होंने जो है 1952 में इसकी खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी है लुईस पी टेसीटोरी ने दी थी और इसके जो प्रथम खोजकर्ता है वो है अमलानंद घोष। और इन्होंने तो क्या इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। और इसका जो है उत्खनन जो है उत्खनन किया गया दोस्तों 1961 से 1969 के बीच में। और उत्खनन के रूप में जो है अपने दो वैज्ञानिकों के नाम हैं, एक तो है अपने बीके और एक है अपने बीवी लाल और बीके थापर। उत्खननकर्ता कौन है? बीके लाल और बीवी थापर। बीके लाल का जो है अगर इसका ज़्यादातर इनके शॉर्ट नाम ही यूज होते हैं, बाकी इसका जो पूरा नाम है वो बालकृष्ण, कौन सा कृष्ण? बालकृष्ण थापर। और बीवी लाल का है अपने ब्रजवासी, कौन सा वासी? ब्रजवासी। प्रथम खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 में इसकी खोज की थी और उसका उत्खनन जो है 1961 से 1969 के बीच में बीके थापर और बीवी लाल के द्वारा किया गया। और इसका जो है कालक्रम या ये किस समय में रही होगी, तो इसका जो कालक्रम है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कौन से काल की थी ये? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की। तो ये अब तो अपन ने इनकी सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया। कालीबंगा सभ्यता जो है घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। घग्गर नदी का अन्य नाम मिलते हैं सरस्वती नदी, मर्त नदी या जयश्वती नदी। इसकी जो है कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में ही इसी के पार्ट है ये पीलीबंगा और रंगमहल। इसकी सर्वप्रथम जो है जानकारी अपन को लुईस पी टेसीटोरी ने दी थी। और जो इनके प्रथम खोज करता है अमलानंद घोष, उन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। और इसका जो उत्खनन है वो बीके थापर और बीवी लाल द्वारा किया गया। इसका जो कार्बन 14 या कार्बन सी पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब अपन जो है इसकी विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब अपन? इनकी विशेषता। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो अमलानंद घोष को एक उत्खननकर्ता के नाम, और ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ में और कौन सी नदी के किनारे है। ये तो अपने अभी तक इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो पढ़े रही, अपन को याद रखना। इनसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से जिले में विकसित हुई, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, इसके पर खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, इसका कालक्रम क्या है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता की यहाँ सड़कें क्या है, किसके साक्ष्य मिले हैं, वो सब अपन इसकी विशेषताओं में पढ़ेंगे। मैं बात करूंगा विशेषताओं की। विशेषताएं क्या क्या है इस सभ्यता की? तो देखो, विशेषताओं में बात करूं तो सर्वप्रथम तो इसकी पहली और इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती है। सड़कें क्या? समकोण पर काटती है। सड़कें क्या है? समकोण पर काटती है। जैसे ये उत्तर से दक्षिण वाली सड़क हो गई, ये पूर्व से पश्चिम वाली सड़क हो गई, तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? समकोण पर काटती है। तो कालीबंगा सभ्यता में सड़कें जो है समकोण पर काटती। और ये देखो, समकोण पर काटती है तो अपन को एक जाल सी नजर आ रही है, जाल सी। तो इसी को अपन बोलते हैं जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसी को अपन बोलते हैं ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? जाल, ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति। सड़कें जो है समकोण पर काटती है। यहाँ के जो है घरों के जो दरवाजे हैं दोस्तों, घरों के दरवाजे वो सड़कों के पीछे की तरफ खुलते हैं, आगे की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ
खुलते हैं, पीछे की तरफ खुलते हैं। घरों के दरवाजे जो हैं पीछे की तरफ खुलते हैं। जैसे अभी ये सड़क होगी, ये घर हो गया, इधर ये घर हो गया, तो इनके जो दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते हैं? पीछे की तरफ, सड़कों की तरफ नहीं खुलकर पीछे की तरफ खुलते हैं घरों के दरवाजे। और यहाँ के जो घर हैं दोस्तों वो कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। कौन सी ईंटों से? कच्ची ईंटों से। ये भी एक विशेषता है दोस्तों। यहाँ के जो है घर जो है वो कहीं से निर्मित हैं? कच्ची ईंटों से। और कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण ही अपन इसको एक और नाम से जानते हैं, दीनहीन की बस्ती। दीनहीन का मतलब होता है गरीब या गरीबी या जैसे गरीब लोगों की बस्ती, कच्ची ईंटों से निर्मित है। इसी को अपन इसलिए क्या बोलते हैं? दीनहीन की बस्ती। और दोस्तों मैं थोड़ा बताना भूल गया था, जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था आरएस में, ये इससे पीछे वाले में एक क्वेश्चन आया था कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। विशेषताओं के अंतर्गत अपन सड़कें समकोण पर काटती है। जो घरों के दरवाजे हैं वो आगे की तरफ निकलकर पीछे की तरफ खुलते हैं। और जो घर हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। और कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण ही अपने इसको क्या बोलते हैं? दीनहीन की बस्ती बोलते हैं। और दोस्तों जो यहाँ की जो नालियाँ हैं, ये सड़क के किनारे पक्की नालियाँ बनी हुई थी। और ये नालियाँ कहीं की बनी हुई थी? ये काष्ठ की बनी हुई थी। काष्ठ मतलब लकड़ी की। यहाँ की नालियाँ कहीं से निर्मित है? काष्ठ से निर्मित है। काष्ठ, और काष्ठ को क्या बोलते हैं अपन? लकड़ी। तो यहाँ की जो नालियाँ हैं कहीं से निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। क्या? नालियाँ। कालीबंगा की जो नालियाँ काष्ठ से निर्मित है या लकड़ी से निर्मित है। सड़कें समकोण पर काटती है। समकोण पर काटती है तो एक प्रकार का जालनुमा दिखाई देती है। तो इसी को अपन जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति कहते हैं। घरों के दरवाजे आगे की तरफ नहीं खुलकर पीछे की तरफ खुलते हैं। और जो यहाँ के घर हैं जो कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। और इसी कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण अपन इसको दीनहीन की बस्ती कहते हैं। नालियाँ जो है काष्ठ की बनी हुई है। अगर मैं आगे बात करूँ, ये जो है एक नगरीय सभ्यता है दोस्तों। कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता नहीं है, ये नगरीय सभ्यता है। अपन आड़ पढ़ेंगे, आड़ सभ्यता उदयपुर में, वो ग्रामीण सभ्यता है। ये कौन सी है? कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। अगर मैं और आगे की बात करूं तो यहाँ से जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत और दोहरी फसल के प्रमाण मिले हैं। कौन सी? एक साथ दो फसलों के प्रमाण मिले हैं, दोहरी फसलों के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ कालीबंगा से मिले हैं। दोहरी फसलों के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले। दोहरी फसलों से मतलब है कि यहाँ एक साथ दो फसलें बुआई की जाती थी। दो फसलों के रूप में एक तो जो अपना जौ हो गया और एक गेहूं हो गया। ये इनके साक्ष्य भी अपन को कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और जो है एक लकड़ी का बना हुआ हल भी यहीं से मिला हुआ है। जो इस प्रकार जो है आपने देखा होगा गाँव में जो हल होता है वो लकड़ी से बना हुआ जो है हल कहाँ से मिला है अपन को? कालीबंगा सभ्यता से मिला है। तो ये तो इसकी विशेषता होगी। अब और विशेषता अपन पढ़ेंगे, पर थोड़ा एक बार इनको बता दूं मैं। सड़क जो है समकोण पर काटती है। घरों के दरवाजे आगे की तरफ नहीं खुलकर पीछे की तरफ खुलते हैं। यहाँ के घरों में जो है कच्ची ईंटों से निर्मित है। और कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण अपन इनको दीनहीन की बस्ती कहते हैं। और ये थोड़ा समकोण पर काटती इसलिए थोड़ी जाल सी दिखती है, इसलिए अपन को इसको जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। दोहरी फसल के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं और गेहूं और जौ के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और अगर मैं और बात करूं तो यहाँ जो है दोस्तों एक अपन को मोहर भी मिलती है। कौन सी? बेलनाकार मोहर। और ये जो बेलनाकार जो मोहर है सेम ऐसी की ऐसी मोहर जो एक सभ्यता थी अपने
मेसोपोटामिया की सभ्यता। वहाँ भी सेम जो है बेलनाकार सेम टू सेम मोहर मिली है। तो इन दोनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा। ये दोनों सभ्यताएं एक ही समकालीन रही होगी। कौन सी? यहाँ जो है बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बेलनाकार मोहर। और ये सेम मोहर जो है अपन को मेसोपोटामिया ये जो सभ्यता है इसमें भी अपन को सेम मोहर प्राप्त होती है। तो मतलब कहा जा सकता है कि ये दोनों ही जो है एक दूसरे के समकालीन रही होगी। इन दोनों के बीच में जो है व्यापारिक संबंध रहा होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता ये दजला और फेरात नदी के किनारे हैं। दजला और फेरात नदी के किनारे इराक और ईरान की सीमा पर ये दोनों नदियां हैं, दजला और फेरात। वहाँ कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो किसके समकालीन थी? कालीबंगा सभ्यता, या मैं कहूँ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट है कालीबंगा सभ्यता। और दोस्तों यहाँ जो है लगभग 2100 ईसा पूर्व में जो है एक भूकंप आया था। अपन को उसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो दीवारों पे हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। इन दरारों को देखते हुए अपन कह सकते हैं कि जो है लगभग 2100 ईसा पूर्व में यहाँ जो है प्रथम भूकंप के साक्ष्य अपन को देखने को मिलते हैं। प्रथम भूकंप या प्राचीन भूकंप कहाँ आया होगा? कालीबंगा सभ्यताओं में। यहाँ क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं वो उन दीवारों में जो है बड़ी बड़ी दरारों को देखकर अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो है भूकंप आया होगा। तो इस भूकंप का जब अध्ययन किया जाता है तो लगभग 2100 ईसा पूर्व में जो है इसके भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो अपन को एक स्वास्तिक का चिन्ह भी घरों में या आंगनों में देखने को मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक जैसे अपन साट्या जिसको बोलते हैं गाँव में, वो स्वास्तिक का चिन्ह भी जो है यहाँ से अपन को देखने को मिलता है। और जो है यहाँ के जो घरों के जो आंगन हैं, सर इसमें थोड़ा वो लाना था, जो है स्वास्तिक के चिन्ह भी अपन को कहाँ? कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलता है। और जो यहाँ की जो घरों की जो दीवारें हैं और जो आंगन हैं वो अलंकृत हैं। अलंकृत मतलब रंगीन परस, जैसे उन पे पेंटिंग की हुई हो। क्या की हो? पेंटिंग। यहाँ के जो जैसे ये आंगन हो गया, आंगन में जैसे अलग अलग तरह की पेंटिंग की हुई है, मतलब अलंकृत थे, पेंट किया हुआ था। इधर कुछ लिख दिया, इधर कुछ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ के जो घरों के साक्ष्य अपन को घरों के अंदर क्या देखने को मिला? घरों के अंदर अलंकृत घर, अलंकृत ईंटें, अलंकृत आंगन, इनके साक्ष्य भी अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यताओं से। और जो है कालीबंगा सभ्यताओं, कालीबंगा जो नगर था या कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी थी। कौन सी? तीसरी राजधानी। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी। विशेषताओं में अपन ने बात की, सड़कें समकोण पर काटती है, घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। यहाँ के घरों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से किया गया है। यहाँ पे जो है अपन को लकड़ी से बना हुआ हल प्राप्त होता है। यहाँ से दोहरी फसल के अपन को साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से जो है बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। और सेम ऐसी मोहर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। मतलब कहा जा सकता है कि इनका जो है दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध रहा होगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात वो है कि ये सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक थी। कौन सी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मात्र सत्तात्मक। मतलब जो यहाँ जो मोहरें प्राप्त हुई, मर्दबान प्राप्त हुए, मोहरें प्राप्त हुई, उन पर जो है स्त्रियों का चित्र मिलता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो उस समय जो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। और आप समझ ही सकते हो जब मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, इसीलिए तो यहाँ बेलनाकार ज़्यादातर चीज़ें जो है उन उपकरण है वो कौन से? बेलनाकार रूप में प्रयोग हुए हैं। अब बेलन का संबंध सीधा माता से लगा सकते हो आप।
तो जो है मात्र सत्तात्मक ये सभ्यता रही होगी। अगर मैं बात करूं आगे की, तो जो है यहाँ से जो अपन को 3 प्रकार के जो अंतिम संस्कार किया जाता है, तो 3 प्रकार के समाधान यहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं। या अंतिम संस्कार जो करने की विधि है वो 3 प्रकार से यहाँ जो है शव का जो अंतिम संस्कार किया जाता था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से किया गया जाता अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के 3 विधियां प्रचलित थी। एक तो थी अपनी जो है अंडाकार पद्धति, अंडाकार समाधि। दूसरी थी अपनी अंडाकार समाधि सामग्री सहित, कुछ बर्तन वगैरह कुछ और अन्य सामग्री सहित जो है क्या थी समाधि। और ये शवहीन भी थी। क्या इसमें जो है अभी मैं इनको थोड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा। और एक थी अपनी राख व सामग्री सहित शव। 3 प्रकार से जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता था। अंडाकार समाधि। अंडाकार समाधि में जो क्या होता था कि जैसे ये जमीन है, इसको इस प्रकार अंडाकार खोदा जाता था। यहाँ पे जो है लाल को लेटाया जाता था और इसका जो पीठ के बल इसको लेटाते थे और इसका सर जो है उत्तर दिशा में होता था। इसके जो पैर हैं वो दक्षिण दिशा में लेटाते थे। इस प्रकार से लेटाते थे पीठ के बल कि जो है उत्तर दिशा में इसका सर रहता था और दक्षिण दिशा में इसके पैर रहते थे। तो एक ये प्रकार से लोगों का जो है वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता था। उसको अपन किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? अंडाकार समाधि। ये अंडाकार समाधि हो गई। दूसरी अंडाकार समाधि तो थी, पर जो है ये अंडाकार समाधि, और इसमें जो है इसको शरीर को सतवित करते हुए, मतलब पूरा हड्डियाँ तोड़ तोड़ा के और एक बर्तन में जो है यहाँ कुछ सामान या जरूरी सामग्री वगैरह रख के इसको समाधि दिलाई जाती थी। तो कौन सी समाधि? अंडाकार समाधि सहित शवहीन, मतलब शव को सतवित करते हुए। और तीसरी जो समाधि थी वो थी पहले शव को अंतिम संस्कार किया जाता था, जलाया जाता था, फिर उसकी राख, फिर उसकी जो है राख को एक पोतड़ी में या एक बर्तन में बांधकर गाड़ दिया जाता था और साथ में कुछ ये सामान वगैरह रख के गाड़ दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में या उस काल में जो अंतिम संस्कार किया जाता था। अंडाकार समाधि सामग्री सहित और राख और सामग्री सहित। तो ये इस प्रकार से जो है वहाँ क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार। अगर मैं और आगे की बात करूँ तो जो है यहाँ से अपन को युगल समाधान भी देखने को मिलते हैं। युगल मतलब जोड़े से शव को लेटाना, जोड़े से है शव को लेटाना। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो यहाँ का जो है, यहाँ का सबसे प्रिय जानवर था वो था कुत्ता। प्रिय जानवर कौन था? कालीबंगा सभ्यता में कुत्ता। सबसे प्रिय जानवर क्या था? कुत्ता। कालीबंगा सभ्यता में प्रिय जानवर क्या था? सबसे पहले जो है किसको पाला उन्होंने? कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता ऐसा जानवर है दोस्तों जो अपने मानव में जल्दी घुल मिल जाता है। यहाँ से अपन को युगल समाधान प्राप्त हुए। प्रिय जानवर कुत्ता, और घोड़े से परिचित भी थे। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे। किससे? घोड़े से परिचित थे। तो ये अपने बात की दोस्तों। और इसके अगर मैं बात करूं अब तो जो है ये जो मोहरें प्राप्त होती थी अपन को वो कौन से धातु से बनी हुई थी? ये सेल खड़ी से निर्मित होती थी। सेल खड़ी मतलब जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा जिसमें अचार वचार रखते हैं, बरनी बोलते हैं उसको, वो कहीं की बनी होती है? सेल खड़ी की बनी हुई होती है। और मैं और इम्पोर्टेंट इसकी फैक्ट की बात करूँ तो मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी। और जो है ज़्यादातर यहाँ के लोग जो तांबे का प्रयोग में यहाँ के जो औजार हैं वो कहीं से बनाते थे? तांबे से। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता।
तो ये, और इसका जो है अब इतनी विकसित सभ्यता थी तो फिर आप सोचेंगे इसका विनाश कैसे हुआ होगा। तो दोस्तों जो है एक वैज्ञानिक थे एलएस लेसनिक, उन्होंने बताया था कि जो गग्गर नदी के सूख जाने से यहाँ के जो है लोगों का पतन हो गया। ये किसका कथन था? एलएस लेसनिक का। तो ये अपने बात की दोस्तों आज कालीबंगा सभ्यताओं की। कालीबंगा सभ्यताओं के अंतर्गत अपन ने पढ़ा, एक बार मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता है गग्गर नदी के तट पर विकसित हुई। गग्गर नदी के उपनाम मिलते हैं सरस्वती नदी, मर्त नदी या नटी नदी भी इसका नाम मिलता है। इसकी जो है इसकी जानकारी प्रथम बार जो है लुइस पी टेसेटोरी ने इनकी जानकारी दी थी। इसके प्रथम खोजकर्ता थे दोस्तों अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। इसका जो उत्खनन है दोस्तों बीके लाल थापर और बीवी लाल द्वारा किया गया। 1961 से लेकर 1969 के बीच में इसका उत्खनन हुआ और बीवी लाल और बीके थापर द्वारा इनका उत्खनन किया गया। कार्बनसी पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम अपन ने पढ़ा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मैंने इनकी विशेषता की बात की, तो विशेषताओं में जो है इनकी सड़कें समकोण पर काटती है। कहीं पे काटती है? समकोण पर काटती है। घरों के दरवाजे आगे की ओर निकलकर पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ के घर जो है वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। घरों में जो आंगन था वो अलंकृत था, पेंटिंग बनी हुई थी और ईंटें भी अलंकृत थी। और ईंटों का जो अनुपात है दोस्तों, ईंटों का अनुपात वो था 30 × 15 × 7.5। इस अनुपात में जो है वो यहाँ की ईंटें अपन को मिली थी। और यहाँ जो है अंतिम संस्कार लोगों का 3 प्रकार से किया जाता था, अंडाकार समाधि के रूप में। और अंडाकार समाधि में शरीर को तोड़ मोड़ के और जो है पहले जलाया जाता था और बाद में उनके सामग्री के साथ इसको दफनाया जाता था। ये अपने इसके संस्कारों की बात की। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ जो है बेलनाकार ज़्यादातर उपकरण जो है बेलनाकार आकृति के मिले हैं। और सेम बेलनाकार आकृति के मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी ईरान और इराक, वहाँ दजला और फेरात के किनारे विकसित हुई, वहाँ भी बेलनाकार उपकरण अपन को देखने को मिले। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध रहा होगा। अपने बात की जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी का हल मिला है, नालियाँ काष्ठ की बनी हुई है। और जो है युगल सावधान का जो है अपन को यहाँ का साक्ष्य प्राप्त होता है। और इनका प्रिय जानवर कुत्ता था और घोड़े से ये परिचित थे। और इसमें एक पॉइंट की और मैं बात करूं, और इसका जो विनाश हुआ था वो गग्गर नदी के सूखने से इसका जो विनाश माना जाता है। ये कथन कहा था अपने पुरातात्विकवेत्ता एलएस लेसनिक ने। अगर मैं ये तो अपनी इसकी विशेषताओं के बारे में बात होगी। और अपन जो है कल अपन जो है अगली सभ्यताओं को लेकर डेली दोस्तों 9 से 10 रात के 9 से 10 बजे के बीच में जो आपको इसी चैनल पर जो है क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।